हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष सिवरे आपका यहाँ स्वागत नहीं कर रहा। थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। वी विल डिस्कस थर्ड लेक्चर ऑफ साइकोमेट्री। हाँ, यहाँ लाइक करना, सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मन करे तो शेयर कर लेना, किसी के काम आएगा, ठीक है ना। देखो, ये साइकोमेट्री चार्ट है, ठीक है ना। इसे थोड़ा सा ध्यान से देख लो। ये साइकोमेट्री चार्ट में एक चीज़ जरूर याद देखना कि जो साइकोमेट्री चार्ट होता है वो चार्ट एप्लीकेबल होता है जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 760 mm ऑफ Hg। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि न्यूमेरिकल में एक प्रेशर की वैल्यू गिवन थी, जो बैरोमीट्रिक प्रेशर था वो आई थिंक 740 mm ऑफ Hg था, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि जब भी न्यूमेरिकल में 760 mm ऑफ Hg हो तभी ये चार्ट यूज़ करना है। अच्छा, अब ये सवाल आता है कि ये चार्ट सिर्फ इस प्रेशर के लिए क्यों बना है। तो हमारा जितना भी मोस्टली पर्पज़ है, ठीक है ना, मोस्टली पर्पज़ इन द सेंस कि जैसे हम आपका एसी बनाते हैं, ठीक है ना, या कोई सा भी केबिन बनाते हैं, ये सराउंडिंग कंडीशंस होती हैं, तो ये सब किस एटमॉस्फेयर पे वर्क करती है, कितने प्रेशर पे? 760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही वर्क करता है। तो इसका जो वाइडली एप्लीकेशन है, दीज आर ओनली इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देयरफॉर there is requirement of such type of chart which is applicable for 760 mm of Hg। तो साइकोमेट्री चार्ट क्या है? साइकोमेट्री चार्ट है कि अगर आपको एयर का, ठीक है ना, एयर कौन सा? एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक एयर की कोई प्रॉपर्टी गिवन है या कोई कंडीशन गिवन है और आपको बाकी की सारी प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करनी है। क्या कैलकुलेट करने के लिए? कि ह्यूमिडिटी कितनी है आपको पता होना चाहिए, वेदर के अकॉर्डिंग कितनी रखनी है आपको पता होना चाहिए, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं फाइंड आउट करने के लिए ये चार्ट मतलब बहुत इजी है, ठीक है ना। इससे आप विद इन अ मिनट आप सारी प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे हमने लास्ट लेक्चर पर डिस्कस किया था कि न्यूमेरिकल अगर हम करते हैं तो इट विल टेक सम टाइम। इंस्टेड ऑफ अगर हम ये यूज़ करते हैं साइकोमेट्री चार्ट तो ये बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड पे हो जाएगा। लेकिन याद रखना ये सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब आपका प्रेशर 760 mm ऑफ Hg गिवन हो, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है कि इसमें जो ये लेफ्ट वाला है, देखो साइकोमेट्री प्रॉपर्टी में हमने सबसे पहले पढ़ा था ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो देखो इसमें ये जो स्केल है आप देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल जो स्केल है ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, मतलब -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 43, ठीक है ना। तो ये सारे जो टेम्परेचर है ये डिग्री सेंटीग्रेड में, तो ये आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो गया। वेट बल्ब टेम्परेचर देखो ये लिखा हुआ है, वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब, ठीक है ना। तो वेट बल्ब टेम्परेचर जो लिखा हुआ है वो क्या है? ये स्केल है। ये भी देखो कहाँ से एग्जिस्ट कर रहा है, -5, 0, 5, 10 ऐसे कर करके आगे तक गया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ये देखो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, इसके लिए भी सेम स्केल है। अब कैसे सेम स्केल में दोनों चीज़ें कैसे होगा अभी हम आगे बताएंगे। तीसरा आता है सैचुरेशन टेम्परेचर, वो भी इसी में। फिर उसके बाद आता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो ये जो आप स्केल देख रहे हो राइट साइड पे, ये आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की 1 किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर में कितना मास ऑफ वाटर वेपर अवेलेबल है। मास ऑफ वाटर वेपर ज़्यादा है तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, कम है तो कम ह्यूमिडिटी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, समर के केस में एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है या विंटर में? देखो कई लोग इसका सवाल का जवाब देंगे कि उन्हें लगता है कि विंटर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जबकि ऐसा नहीं है। देखो हमारे स्किन में क्या होता है कि हमारे स्किन में विंटर में क्या होता है, ये सारा ड्राई हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, विंटर में जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें ह्यूमिडिटी इतनी कम होती है कि वो हमारे सरफेस से, स्किन सरफेस से ह्यूमिडिटी क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ह्यूमिडिटी एक्सट्रैक्ट कर लेता है तो इसका क्या होता है, सरफेस हमारा क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। फिर हम कौन सी क्रीम लगाते हैं? मॉइस्चर क्रीम लगाते हैं ताकि ये मॉइस्ट रहे, ठीक है ना। तो ये बेस्ट एग्जांपल है मेमोराइज करने के लिए कि विंटर में आपकी ह्यूमिडिटी कम होती है एज कंपेयर टू समर, ठीक है। तो ये देखो ये आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो गया, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो गया, यही वेट बल्ब टेम्परेचर है, यही ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, यही सैचुरेशन टेम्परेचर है। उसके बाद एक टर्म आपको बताया गया था कि वाटर वेपर प्रेशर। तो ये देखो पीवी की जो वैल्यू थी, प्रेशर और वाटर वेपर, कौन सी वैल्यू? पीवी, जिसका हमने एक फार्मूला बताया था, ठीक है ना, जिसमें हमारा PW आया था। हमने बताया था कि PW इज़ द सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ वाटर वेपर
एट वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है ना। तो उस फॉर्मूले से हम पीवी निकालते तो वो पीवी हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अभी आपको बताएंगे ये क्या है, सेंसिबल हीट फैक्टर एक टर्म होता है, और ये आपकी जो स्केल है ये आपका इंथैल्पी होता है। तो इसको देख लेते हैं कैसे फाइंड आउट करता है। एक टर्म आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो हमने बताया था रिलेटिव ह्यूमिडिटी न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराया था, उसमें बताया था रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो निकालते हैं मोस्टली परसेंटेज में निकालते हैं। तो ये देखो ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, ये कर्व लाइन, ये क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को डिफाइन करती है। ये देखो आपकी वैल्यू लिखिए 95%, 90%, 85, 80, 75, 70, 65, 60। तो ये क्या है, डिफरेंट कर्व लाइन जो है वो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को डिफाइन कर रही है, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें क्या है कि मान लो जैसे आपने पॉइंट कहीं डिफाइन कर लिया, अब आपने मान लो ये पॉइंट फाइंड आउट किया, ठीक है ना, ये पॉइंट फाइंड आउट किया। देखो 2D डायग्राम है तो पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपको कोई दो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लें हमने आपको बोल दिया कि ये वेट बल्ब टेम्परेचर, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर से गया तो आपको ये पॉइंट हो गया। अभी बस ऐसे समझ लो कि पॉइंट है, ठीक है ना। पॉइंट कैसे आएगा अभी आगे बताएंगे। अब पॉइंट आ गया, अब इस पॉइंट पे सारी प्रॉपर्टी निकालनी है, ठीक है ना। तो कैसे जाएंगे, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो डाउनवर्ड जाएंगे तो ये आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। और आपका ऐसे इंक्लाइंड जाएंगे तो ये वेट बल्ब टेम्परेचर आ जाएगा, ऐसे ही इंथैल्पी आ जाएगा। अभी आपको डिटेल बताते हैं। तो ये देखो अगर हम समझ गए आप, तो इसको हमने ये लाइन इसमें बनाया हुआ है पेपर पे। अब आप इस पर ध्यान देखो। सपोज दैट आपको कोई प्रॉपर्टी गिवन है, आपने प्रॉपर्टी कैसे गिवन होगी, आपको वेट बल्ब टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर दे दिया, या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दे दी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर दे दिया, तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ये पॉइंट आउट फाइंड आउट होने के बाद अगर हम आपसे कहें कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर बताओ, तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, इससे हम नीचे की तरफ जाएंगे तो ये आपका जो टेम्परेचर आएगा वो आ जाएगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। इसको TD लिख दें। ये जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है ये हमने बताया क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है इन डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है ना। तो अगर पॉइंट आउट फाइंड आउट हो गया तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल इस तरफ चले जाएंगे तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, W की वैल्यू बताएगा। क्या बताएगा, W की वैल्यू। W क्या होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। क्या बताया था, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम ये लाइन की बात करें, ये कर्व लाइन क्या दे देगा, तो ये जो कर्व लाइन है ये आपको बताएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब फाई परसेंटेज में, ठीक है। अगर हम इससे बोलें कि हमें वेट बल्ब टेम्परेचर चाहिए, तो वेट बल्ब टेम्परेचर ये इंक्लाइंड लाइन जो जाती है वो हमारी बताती है वेट बल्ब टेम्परेचर। देखो अब ये है, यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो वेट बल्ब टेम्परेचर है ये इंक्लाइंड लाइन बताती है, ठीक है ना। इंक्लाइंड लाइन जाएगा इसी पॉइंट से तो वेट बल्ब टेम्परेचर, और अगर इसी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर दिया तो उसी स्केल पैरामीटर पे ये जो टेम्परेचर होगा ये होगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये याद रहना पड़ेगा, ठीक है ना। ये याद रखना पड़ेगा कि इसी पॉइंट से अगर हम हॉरिजॉन्टल चले जाएंगे तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इसी पॉइंट से अगर हम इंक्लाइंड चले जाएंगे तो वेट बल्ब टेम्परेचर, और इसी लाइन को अगर हम एक्सटेंड कर दें तो ये इस स्केल पे आके मिलता है, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू होती है ये होती है स्पेसिफिक एंथैल्पी, जिसका एक आपको फॉर्मूला लिखाया गया था, ठीक है ना। अगर हम इसी लाइन को और एक्सटेंड कर दें, इसी लाइन को हमने और एक्सटेंड कर दिया तो वो आके इस लाइन पे मेजर इंटरसेक्ट करेगा, इस स्केल पे इंटरसेक्ट करेगा, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी PV। तो देखो जो लास्ट न्यूमेरिकल में था आपने सॉल्व भी किया था, फिर उसके बाद सारी वैल्यू निकाली थी। इसमें क्या किया, आपने पॉइंट फाइंड आउट किया। जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में था आपको दिया गया था वेट बल्ब टेम्परेचर इतना, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इतना, तो आपने ड्राई बल्ब टेम्परेचर यहाँ पे इस स्केल में देखा, ठीक है ना। इस स्केल में देखने के बाद सपोज दैट आपको एक न्यूमेरिकल गिवन है जिस पे बोला गया है कि वेट बल्ब टेम्परेचर, याद रखना। अच्छा एक चीज़ और याद रखने वाली बात है कि ये कब अप्लाई होगा, ये तब अप्लाई होगा जब एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1.013 बार, सिर्फ इस पे अप्लाई होगा, या इसको कितना बोलते हैं 760 mm ऑफ Hg। अगर ये है तभी अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़, ये टेम्परेचर में रिलेशन अगर आपको नहीं याद है तो याद रख लो, हमेशा ड्राई बल्ब टेम्परेचर सबसे बड़ा होता है किसी भी एयर के लिए एज़ कम्पेयर टू वेट बल्ब टेम्परेचर, फिर उससे कम होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये रिलेशन याद रखना, ठीक है। तो अगर आपको मान लो न्यूमेरिकल में गिवन है, आपको गिवन है कि 30 डिग्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, 30 डिग्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर,
और 20 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या है, आप इस स्केल पे ढूंढोगे 30 डिग्री आपका ये पॉइंट मिल गया, फिर इस स्केल पे ढूंढोगे आपको 20 डिग्री कुछ, मान लो सपोज दैट ये मिल गया 20 डिग्री, तो ये आपका 20 डिग्री हो गया, ठीक है ना, और ये आपका 30 डिग्री हो गया। अब जब आप उसको इंटरसेक्ट करोगे, तो जैसे ही इंटरसेक्ट करोगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम 30 डिग्री ड्राइबल टेम्परेचर आपको स्केल में मिल गया, आप उसको क्या करो, लाइन ड्रॉ करो। तो जो ड्राइबल टेम्परेचर की लाइन है वो वर्टिकल लाइन है, तो आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। 20 डिग्री सेंटीग्रेड आपको वेट बल्ब टेम्परेचर मिला है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्लाइन लाइन है, ये जितनी भी इंक्लाइन लाइन होगी सारी एक दूसरे के पैरेलल में होगी। तो ये जैसे एक लाइन ड्रॉ, तो हमने क्या किया, इससे पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और जैसे ही लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक इंटरसेक्ट पॉइंट मिल जाएगा। ये जब इंटरसेक्ट पॉइंट मिल गया तो ये आपकी क्या करेगा, बाकी की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेगा। तो अब ये आपकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे अब जो टेम्परेचर है, ड्राइबल टेम्परेचर 30 गिवन था, 20 वेट बल्ब टेम्परेचर, हम इसी को अगर और एक्सटेंड करेंगे, हम इसमें सारी लाइनें डॉटेड ड्रॉ करेंगे ताकि पता चले कि ये दूसरे पॉइंट के लिए, क्योंकि इसके लिए तो हमने रेगुलर लाइन ड्रॉ कर दी थी परमानेंट, ठीक है ना। तो अगर ये पॉइंट है, ये आपका क्या हो जाएगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये क्या हो जाएगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। आगे एक्सटेंड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे पीवी फाइंड आउट करेगा। इसी को अगर और एक्सटेंड कर देंगे तो ये आपके क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर इंटरसेक्ट करा देंगे तो ये आपकी इंथैल्पी आ जाएगा। इसी को यहाँ तक एक्सटेंड कराएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये कौन सी लाइन बताई थी हमने, ये बताई थी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की। तो यहाँ पर ये जो आ जाएगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आ जाएगा। इस लाइन से जो जाने वाली कर्व लाइन है उसको क्या करेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हमने दो वैल्यू गिवन थी आपको, जैसे ही ये दो वैल्यू आपको गिवन हो गई तो आपने क्या किया, साइकोमेट्री चार्ट में पॉइंट फाइंड आउट किया, उसके बाद सारी की सारी प्रॉपर्टीज निकाल ली, ठीक है। तो ये आपको समझने की जरूरत थी। इसके बाद आ जाते हैं कि व्हाट इज़ साइकोमेट्री। देखो ये बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इससे समझोगे तो बाकी का सारा कॉन्सेप्ट साइकोमेट्री का क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी के मोस्टली एप्लीकेशन और न्यूमेरिकल भी हैं, क्योंकि जितना भी एसी होता है या रेफ्रिजरेशन सिस्टम जितना भी होता है, ये सब किस पे वर्क करता है, इसी साइकोमेट्री चार्ट पे। रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोला है, रेफ्रिजरेटर नहीं बोला है, ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर इज़ डिफरेंट थिंग, रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज़ डिफरेंट थिंग। रेफ्रिजरेशन सिस्टम वो होता है जो आपका टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करे बिलो द सराउंडिंग कंडीशन, ठीक है ना। और रेफ्रिजरेटर एक आपका इक्विपमेंट है, ठीक है ना। तो अब आते हैं साइकोमेट्रिक प्रोसेस। देयर आर लॉट्स ऑफ साइकोमेट्रिक प्रोसेस, सम ऑफ देम वी विल डिस्कस। सो फर्स्ट वन इज सेंसिबल हीटिंग। देखो आपको पुराना नॉलेज भी थोड़ा सा मेमोराइज करते रहना है। सेंसिबल हीटिंग मतलब क्या है कि देखो, जैसे मान लो हमने डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक्स में कि कोई वाटर है, उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब हम उसको 35 से हमको 130 डिग्री तक पहुंचाना है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको क्या करते हैं, 35 से 100 तक करते हैं, फिर 100 से 100 करते हैं, फिर उसके बाद 130 करते हैं। तो ये जो हीटिंग होती है, ये कौन सी हीटिंग होती है, सेंसिबल हीटिंग होती है। फिर 100 डिग्री लिक्विड से लेकर 100 डिग्री वेपर तक जब पहुंचाते हैं तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। और फिर उसके बाद जब ये होती है तो फिर हम इसको कंसीडर करते हैं सेंसिबल हीट। तो ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो वही कंसेप्ट कुछ कुछ यहाँ पे भी है। सेंसिबल हीटिंग मतलब सिर्फ टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है ना। सेंसिबल हीटिंग मतलब लेटेंट हीट नहीं होगा। लेटेंट हीट नहीं होगा इसका मतलब फेज चेंज कुछ भी नहीं हो रहा। फेज चेंज कुछ भी नहीं हो रहा तो इसका मतलब कोई सा भी पार्टिकल, ठीक है ना, कोई सा भी पार्टिकल ना तो इवेपरेट होगा और ना ही कंडेंस होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब नाइदर एनी पार्टिकल विल बी कंडेंस नॉर इवेपरेट। इसका मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल रिमेन कांस्टेंट। तो वही है बस। इस हीटिंग ऑफ एयर, अगर हम किसी एयर को सिर्फ इतना हीट करें कि उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी सेम रहे, तो हीटिंग ऑफ एयर विदाउट एनी चेंज इन इट्स स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, वो क्या हो जाएगा, आपका सेंसिबल हीटिंग हो जाएगा। अच्छा, सेंसिबल हीटिंग बोला तो उसमें टेम्परेचर क्या होगा, आप बताओ। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेंसिबल, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इसमें कौन सा स्केल था, ये स्केल था। तो सपोज दैट आपका ये पॉइंट था वन पॉइंट था। अब इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहे तो लाइन इसका मतलब कैसी आएगी, हॉरिजॉन्टल आएगी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहने के लिए लाइन कैसी रहेगी, हॉरिजॉन्टल रहेगी। अच्छा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हीटिंग हो रही है।
तो प्रोसेस कैसा होगा 1 से 2, ये प्रोसेस 2 हो जाएगा, 1 से जो 2 होगा प्रोसेस ये आपका सेंसिबल हीटिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें लाइन डायग्राम कैसा होगा, लाइन डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि आपका ये पैसेज होगा, यहाँ पे आपने क्या किया, हीटिंग कॉइल रख रखा है, हीटिंग कॉइल रख रखा है, यहाँ से आपका एयर आया, ठीक है ना, और यहाँ से आपका एयर क्या हो गया, हीट होके चला गया। कोई सा भी पार्टिकल ना तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब ना ही कंडेंस हो रहा है और ना ही इवेपोरेट हो रहा है, तो आप इसको क्या बोलोगे, सेंसिबल हीटिंग, ठीक है ना। अगर सेंसिबल हीटिंग में कितना हीट ऐड हुआ तो आपको क्या करना है, इनिशियल, ये मान लो जैसे ये 1 है और ये आपका सेक्शन 2 है, तो 1 पे एंथैल्पी आपकी H1 आ गई, सेक्शन 2 पे एंथैल्पी H2 आ गई, तो कितना हीट ऐड हुआ, H2 माइनस H1, ठीक है ना। कितना हीट, किलो जूल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, बस हो गया। क्योंकि अगर हमने बोल रखा है कि ये सेंसिबल है तो इसका मतलब लेटेंट हीट नहीं होगा, तो कोई सा भी चेंजेस नहीं होने वाले, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सेंसिबल कूलिंग। तो सेंसिबल कूलिंग में भी क्या होगा, देखो ये इसको कहते हैं हम लाइन डायग्राम। तो लाइन डायग्राम किसका, साइकोमेट्री चार्ट का। लाइन डायग्राम रफली लाइन डायग्राम बनाने आना चाहिए। असल में क्या है कि अगर आप लाइन डायग्राम बनाते हो तो किसी भी तरीके का न्यूमेरिकल या थ्योरी उससे रिलेटेड रिप्रेजेंट करते हो तो इट विल बी मच बेटर देन विदाउट लाइन डायग्राम, ठीक है ना। तो इट्स इजी टू एक्सप्लेन। सेंसिबल कूलिंग, फिर से वही, इसकी सेंसिबल कूलिंग में क्या होगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। आपने मान लो ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, ये आपने बोल दिया 0.1 है जो गिवन एयर था, ठीक है ना, जो इनलेट एयर है। अब आपने क्या किया, ये एक पैसेज ले लिया, यहाँ पे फिर से क्या कर दी, फिर एक कूलिंग कॉइल लगा दी। कूलिंग कॉइल है ना, क्योंकि कूलिंग हो रही है, ठीक है ना। ये आपने सेक्शन 1 सेक्शन 2 कर दिया, सेक्शन आपका 2 हो गया, सेक्शन आपका 1 हो गया। तो इनलेट का टेम्परेचर T1। अब इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी सेम रहा है और टेम्परेचर कम हो तो इसका यहाँ पे ड्राइबल टेम्परेचर कितना है, TD1 हो गया, ठीक है ना। हम कह रहे हैं कि इसका टेम्परेचर फाइनल में जो चाहिए वो TD2 चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, ये जो अब 1 से 2 होगा वो इस तरीके से होगा लाइन डायग्राम, ये होगा 1 से 2, ये 2 पे आपका ड्राइबल टेम्परेचर कम हो गया, ड्राइबल टेम्परेचर कम हो गया। यहाँ पे देखो TD1 जो है इट इज़ ग्रेटर देन TD2, तो ड्राइबल टेम्परेचर आपका कम हो गया, देखो ये कम है, ठीक है ना। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मतलब W1 इज इक्वल टू W2 एज इट इज़, तो ये आपका सेंसिबल कूलिंग हो गया। अच्छा एक चीज़ है, अब आता है एक टर्म आता है बाईपास फैक्टर, ठीक है ना। बाईपास फैक्टर इंपॉर्टेंट भी है, इसका एप्लीकेशन भी बहुत है। तो ये देखो हमने बोला था कि एक ये ब्लाइंड पैसेज है, इसमें कॉइल है, कॉइल पे एयर इनलेट किया, एयर आउटलेट हो गया, ठीक है ना। तो उसी का हमने एक डायग्राम बनाया है। अब आप बताओ, जैसे एक एयर है, यहाँ से जो एयर है 1 kg ऑफ एयर है, क्या 1 kg ऑफ एयर पूरा कांटेक्ट में आएगी कॉइल के, नहीं आएगी। तो इसका मतलब अगर हम बोलें कि इसका जो टेम्परेचर है वो T1 है, इसका टेम्परेचर, इनलेट एयर का टेम्परेचर क्या है, TD1 है, और आउटलेट एयर का टेम्परेचर क्या है, TD2 है, और हम बोल दें कूलिंग कॉइल का जो टेम्परेचर है वो है TD3, ठीक है। तो इसमें बस देखने वाली बात ये है कि TD कॉइल का टेम्परेचर TD3 है, तो ये जो इनलेट एयर है क्या इसका टेम्परेचर कभी TD3 के बराबर पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। तो कितना पहुंचेगा, जो TD2 है वो हमेशा TD3 से कम होगा। अगर ये केस हीटिंग का है, देखो T1 इफ TD3 इज ग्रेटर देन TD1, अगर कूलिंग कॉइल मतलब ये जो कॉइल है इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये केस किसका है, हीटिंग का है। तो यहाँ इस कंडीशन में क्या आएगा, TD1 TD3 और बीच में आएगा आपका TD2, ठीक है ना। इफ TD3 इज लेस देन TD1, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो कॉइल है, कॉइल का टेम्परेचर कम है, तो इसका मतलब ये कूलिंग का प्रोसेस होगा, किसका, कूलिंग का। लेकिन इस केस में भी हम देखेंगे कि जो TD1 टेम्परेचर है, सॉरी TD3 सबसे कम है और सबसे ज़्यादा क्या है, TD1 है। तो यहाँ पे भी जो टेम्परेचर आएगा वो TD2 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो आउटलेट टेम्परेचर ऑफ एयर होगा वो हमेशा कॉइल के टेम्परेचर और इनलेट एयर के टेम्परेचर के बीच में होगा, इतना आपको मतलब कंफर्म होना चाहिए, ठीक है ना। ये होगा ही होगा, ये 100% केस है कि जो आउटलेट टेम्परेचर ऑफ एयर होगा वो हमेशा आपके कॉइल के टेम्परेचर और इनलेट एयर के टेम्परेचर के बीच में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं, TD टेम्परेचर कितना होगा, TD2 टेम्परेचर पता कितना होना चाहिए। तो सपोज दैट यहाँ से जब 1 किलोग्राम ऑफ एयर इनलेट की तो x किलोग्राम ऑफ एयर बाईपास कर गई,
एक्स किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर बाईपास कर गई, और 1 माइनस एक्स, अब कितना बचेगा, अगर x निकल गया तो 1 माइनस एक्स ही बचेगा, तो 1 माइनस एक्स किलोग्राम क्या हो गई, इससे टच कर गई। अगर ये टच कर गई 1 किलोग्राम ऑफ एयर, तो हम मान लेते हैं कि जो 1 किलोग्राम ऑफ एयर है इसका टेम्परेचर राइज कर गया, ठीक है ना। तो अब हम इसके लिए हीट बैलेंस इक्वेशन लिख लें। हीट बैलेंस इक्वेशन कैसे, देखो, हीट बैलेंस इक्वेशन सिर्फ इतने का हीट बैलेंस इक्वेशन बताओ। तो देखो, जो x mcp dt समझते हैं, इसमें कितनी एनर्जी है, m x किलोग्राम इंटू सी पी इंटू डी टी, टेम्परेचर कितना, तो जो बाईपास कर रहा है इसका टेम्परेचर तो TD1 ही होगा ना भाई, जो यहाँ से इनलेट एयर गया था TD1 टेम्परेचर पे, बाईपास कर गया उसका उतना ही होगा, ठीक है ना। प्लस अब इस एयर का एंथैल्पी कितना हो जाएगा, mcp dt, तो m मतलब 1 माइनस एक्स cp dt। टेम्परेचर कितना है इसका आपका टेम्परेचर है TD3, ठीक है ना, ये आपका होगा टेम्परेचर TD3 इज इक्वल टू, इन दोनों को मिक्स होने के बाद ये आपका एयर आया, तो एयर इसका टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे M1 इंटू CP इंटू TD2, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी TD3 माइनस TD2 अपॉन TD3 माइनस TD1। यहाँ पे जो x है इसी को हमने बोला गया है बाईपास फैक्टर, क्योंकि x क्या था, कितना आप चला गया, ठीक है ना। फैक्टर इसलिए बोला गया क्योंकि हमने जो x लिया है वो 1 का पार्ट लिया है, ठीक है ना। 100 का पार्ट लेते हैं तो परसेंटेज बोलते हैं, 1 का पार्ट लिया है तो फैक्टर बोलेंगे। तो ये आपका हो गया बाईपास फैक्टर का फॉर्मूला। अब देखो इसे याद कैसे करके रखना है, इसी में एक लाइन डायग्राम बना लो इसी का, ठीक है ना। देखो सपोज दैट ये हीटिंग का केस था, तो ये आपका 1 इधर पे आ गया, 3 आपका इधर आ गया, ठीक है ना। अब जब आपने हीटिंग किया तो ये क्या हो गया, TD2 इधर आ गया, क्योंकि हमने बताया TD2 जो होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, इनके बीच में, TD1 TD3, तो कहीं भी लाई करेगा, हम कहीं भी मार्क कर ले उसे, TD2 आ गया। तो देखो एक्चुअल में जो एयर इनलेट कर रही थी 1, वो जब कॉइल पे गई TD3 पे तो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर TD3 हो सकता था, लेकिन कुछ रह गया, कितना रह गया, TD2 माइनस TD3, यही रह गया ना, TD3 माइनस TD2। तो बाईपास फैक्टर को याद ऐसे रखो, बाईपास फैक्टर इज इक्वल टू कितना रह गया, TD3 माइनस TD2, TD3 माइनस TD2, इतना रह गया, इतना बाईपास हो गया, इतना रह गया, ठीक है ना। तो बाईपास फैक्टर इज इक्वल टू TD3 माइनस TD2 अपॉन कितना हो सकता था, तो हो सकता था TD3 माइनस TD1। तो हमेशा याद रखना है बाईपास फैक्टर इज इक्वल टू कितना रह गया, कितना बाईपास हो गया, अपॉन कितना हो सकता था, ठीक है ना। तो ये आपका बाईपास फैक्टर का डेफिनेशन है। अब हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। द एयर एंटर अ डक्ट एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट अ रेट ऑफ 1 मीटर क्यूब पर मिनट, 150 मीटर क्यूब पर मिनट, एंड इज हीटेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड विदाउट एडिंग और रिमूविंग ऑफ एनी मॉइस्चर। ये लाइन देख रहे हो, विदाउट एडिंग और रिमूविंग, तो इसका मतलब क्या है, ये सेंसिबल हीटिंग या कूलिंग का केस है। अगर हीटिंग की बात करें तो सेंसिबल हीटिंग हो गया। द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट एट 1 एटमॉस्फेयर, यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर बोल दिया, मतलब हम साइकोमेट्री चार्ट यूज कर सकते हैं। डिटरमिन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर एट एग्जिट फ्रॉम द डक्ट एंड द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो इसका मतलब हमें क्या है कि साइकोमेट्री चार्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, हमने लाइन डायग्राम बना लिया, ठीक है। अब वो पूछ रहा है, उसने इनलेट एयर की कंडीशन गिवन है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, टेम्परेचर है। तो ये जो टेम्परेचर गिवन है, तो इसका मतलब ये कौन सा टेम्परेचर है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, इसमें कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ठीक है ना। अगर न्यूमेरिकल में कुछ गिवन नहीं है तो हमेशा ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, या सिंपल थर्मोमीटर से अगर टेम्परेचर मेजर किया गया है विदाउट एनी इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर, तो इट विल बी कंसिडर एज अ ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये हमें पता है, ठीक है ना। तो ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो गया, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया, ठीक है ना। मास फ्लो रेट गिवन है और
एग्जिट का टेम्परेचर गिवन है, ठीक है ना। तो हम प्रोसेस पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्राइबल टेम्परेचर 10 डिग्री से मार्क करेंगे। तो सपोज दैट ये आपका, ये सिर्फ एक लाइन डायग्राम है, ठीक है ना। ये आपका सपोज दैट 10 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राइबल टेम्परेचर, तो ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड की अपवर्ड लाइन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमने बताया था कि ये कर्व लाइन होती है। तो ये 100 था, उसके बाद 95, फिर 90, फिर 80। तो इसका मतलब कहीं एक कोई ऐसी लाइन होगी इस तरीके की जिसका परसेंटेज कितना होगा, 80% होगा। तो हमें ये एक पॉइंट मिल गया 0.1, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एट अ रेट ऑफ मास फ्लो रेट, चलो बाद में देखते हैं, इज हीटेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड अब विदाउट इफ एडिंग और रिमूविंग। तो इसका मतलब ये जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, ये इसकी जो W1 है वो एज इट इज़ रहेगी भाई। इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो W1 है एज इट इज़ रहेगी। तो इसका मतलब जो प्रोसेस होगा वो कुछ ऐसे ही होगा, इसी लाइन पे होगा, ठीक है ना, क्योंकि W1 इज इक्वल टू W2 है, तो प्रोसेस यही होगा। अब प्रोसेस यही होगा तो 0.2 यहाँ कहीं आएगा। चलो तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर दी, 0.2 तो भाई इसी में आएगा, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है हीटेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये जो गर्म हो रही है अप टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर यहाँ पे आपको 30 डिग्री टेम्परेचर गिवन है तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो 30 डिग्री मार्क कर दिया, अब इधर से वर्टिकल लाइन अब कर देंगे तो पॉइंट हमें मिल जाएगा, ये आ गया 0.2। तो ये आपका 1 से 2 प्रोसेस आ गया। कैसा है, सेंसिबल हीटिंग है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। सेंसिबल है क्योंकि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, रिमेन कांस्टेंट है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, इसलिए साइकोमेट्री चार्ट यूज कर लिया। अब आ जाओ, अब क्या कह रहा है कि 0.2 पे हमें क्या क्या निकालना है। 0.2 पे हमें निकालना है डिटरमिन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो अब अगर साइकोमेट्री चार्ट में हम यूज़ करेंगे, साइकोमेट्री चार्ट पे यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इस पॉइंट पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी आएगा। देखो मैं साइकोमेट्री चार्ट पे एक न्यूमेरिकल बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। वो साफ साफ दिखाई नहीं देगा लेकिन आपको इसमें समझ में आ जाएगा थोड़ा बेहतर। इसी न्यूमेरिकल में आपको जो गिवन था 10 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राइबल टेम्परेचर, ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राइबल टेम्परेचर गिवन है और 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब ये 100 है, 95, 90, 85, 80। तो मतलब 1, 2, 3 चौथी लाइन है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये लाइन बहुत वैसे आ रही है, आगे कन्वर्ज हो जा रही है, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 4 यही लाइन है, ये लाइन है आपकी, ठीक है ना। अब 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये लाइन ऐसे है, ये पॉइंट आपने मार्क कर लिया। अब इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है ना। ये पॉइंट ये आपने मार्क कर लिया, ये आ गया आपका जो आपकी इनलेट कंडीशन थी, ये पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हम याद रखेंगे ये पॉइंट है। अब इसके बाद कह रहा है ये अप टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हुआ है, हीट हुआ है। तो हम इधर से क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो 30 डिग्री जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो कई सारी ड्रॉ है, हम बस उनको फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखो हॉरिजॉन्टल हमने कर दिया, ये 30 डिग्री की अपग्रेड लाइन है और ये मिल गया पॉइंट ये। तो ये आपका हो गया कौन सा पॉइंट, एग्जिट का पॉइंट। अब इस पॉइंट पे देखो क्या गया, इस पॉइंट पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, तो देखो ये 25 है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी 25, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी 20। तो ये बीच में जा रही है, तो ये 25 के पास में। तो इसका मतलब अप्रॉक्स यहाँ पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी वो 23 होगी। तो कितनी होगी, 23। तो इस तरीके से ये यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम द साइकोमेट्री चार्ट, फ्रॉम साइकोमेट्री चार्ट एट पॉइंट टू जो phi2 की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 23% हो गई। बस हो गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी, बस इतना ही करना होता है, ठीक है ना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एग्जिट एयर फ्रॉम द डक्ट एंड द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। अब जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर वो हमने क्या बताया था, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा H2 - H1, ठीक है ना। और अगर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बोल रहे हो तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू मास फ्लो रेट गिवन है तो m इंटू H2 - H1, बस यही होगा ना, क्योंकि ये क्या है, स्पेसिफिक है। यहाँ पे आप यूनिट किलो जूल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। अब पर किलोग्राम तो तब लिखते हैं ना जब हमें मास फ्लो रेट नहीं पता हो। यहाँ पे वॉल्यूम फ्लो रेट गिवन है, ठीक है ना। तो अब कुछ चीज़ें आएंगी, यहाँ पे वॉल्यूम फ्लो रेट गिवन है, कब का गिवन है, एट द रेट ऑफ इतना, इनलेट का गिवन है। तो मतलब V स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 गिवन है आपका 150 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें VS1 पता चल जाए स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो मास फ्लो रेट क्या होता है, टोटल वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम,
मास फ्लो रेट होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये हम बताना भूल गए थे कि चार्ट में स्पेसिफिक वॉल्यूम का भी एक लाइन होता है। ये जो लाइन आप देख रहे हो ये इंक्लाइन लाइन, ये आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम का होता है, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का लाइन क्या होता है कि आप ऑब्जर्वेशन मेथड से आप स्पेसिफिक वॉल्यूम को एग्जैक्ट निकालोगे। ये आपका पॉइंट था, ठीक है ना। इधर पे आप देखो वैल्यू है 0.80, यहाँ पे वैल्यू 0.82, तो ये लगभग इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.81। तो यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0.81, और यूनिट यहाँ पे क्या होगी स्पेसिफिक वॉल्यूम में, तो मीटर क्यूब पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर अपॉन ये टोटल वॉल्यूम कितना है 150, ये क्या है मीटर क्यूब पर मिनट। तो यहाँ से मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, तो m1 की वैल्यू आ जाएगी लगभग 185.2 क्या है, ये किलोग्राम ऊपर चला जाएगा, किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर अपॉन मिनट। बस ये आपका मास फ्लो रेट है। अब यहाँ पे H1 की वैल्यू देखो, तो H1 की वैल्यू, H1 और H2 की वैल्यू दोनों की एक साथ देख लो। अब इसी लाइन पे ये आपका 1 पॉइंट था, तो यहाँ पे H1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आप ऐसे इंक्लाइन चले जाओगे तो ये वैल्यू है 25 और ये है 30, तो H1 की वैल्यू 25 से ज़्यादा, तो अप्रॉक्स 26, यूनिट क्या है 26 किलो जूल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। और H2 की वैल्यू भी देख लेते हैं। H2 की वैल्यू ये 0.1 था और ये आपका 0.2 था, 0.2 ये आ गया, आपकी स्केल ऊपर गई और ये यहाँ पे आ गई, तो लगभग ये वैल्यू है। तो ये कितना 45 है, ये नेक्स्ट वैल्यू कितनी है 46, देखो ये लाइन से थोड़ा सा ऊपर है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे H2 की वैल्यू 46 किलो जूल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचा, अब कुछ नहीं बचा। अब आपको मास फ्लो रेट निकालना है, सॉरी रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे आप लिखो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल टू mH2 माइनस H1। m की वैल्यू अब कितनी है 185.2, H2 46 माइनस 26, इसको सॉल्व कर लो तो ये वैल्यू आ गई लगभग 3704 किलो जूल पर मिनट आएगा, क्योंकि आपको मास फ्लो रेट किसमें गिवन था, इसमें। तो ये बस हो गया न्यूमेरिकल, ठीक है ना। तो सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल हो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना और चार्ट को एक बार रिवाइज कर लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।